नमस्कार, मैं हूं विवेक। और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। मान लीजिए किसी आम घर का बजट ना बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन अचानक पड़ोस वाले घर में झगड़ा हो जाए और उसकी वजह से उस घर का जरूरी राशन पानी रातों रात दोगुना महंगा हो जाए। अजीब बात है ना? हाँ, बिल्कुल अजीब है। पर यही तो हो रहा है। भाई, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। पश्चिमी एशिया के जो भू राजनीतिक तनाव है ना, उनकी वजह से एक 3F संकट पैदा हो गया है। मतलब फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज। तो बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के आज इसी बाहरी संकट को डिकोड करते हैं। बिल्कुल। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं ना, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो संकट है ये किसी अंदरूनी कमी से नहीं है। मतलब ये बाहरी दुनिया की उथल-पुथल का सीधा नतीजा है। सही कहा। तो ईंधन या कहें फ्यूल से ही बात शुरू करते हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग मेरे ख्याल से 85 से 90% कच्चा तेल आयात करता है। अब अगर घर में राशन महंगा हो जाए तो लोग अपनी बचत का इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल यह है कि सरकार सीधे टैक्स या एक्साइज ड्यूटी कम करके आम जनता को राहत क्यों नहीं दे देती? ये एक बहुत ही आम सवाल है, पर यह समाधान ऊपर से जितना आसान दिखता है ना, असल में उतनी ही बड़ी आर्थिक दुविधा है। एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह हटाने का मतलब है सरकार को करीब 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का सीधा नुकसान। बाप रे, 1 लाख करोड़! हाँ, बिल्कुल। और इससे राजकोषीय घाटा यानी जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो काफी बढ़ जाएगा, जो भविष्य के विकास कार्यों को सीधे सीधे रोक देगा। तो मतलब विकास रुक जाएगा। हाँ, और इसमें एक और पेच भी है। कच्चा तेल डॉलर में खरीदा जाता है, तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो हम सिर्फ तेल नहीं ला रहे होते, बल्कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन यानी आयातित महंगाई भी देश में ला रहे होते हैं। अच्छा, तो महंगाई भी इंपोर्ट हो रही है? बिल्कुल। सिर्फ डीजल के दाम बढ़ने से ही आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन और खेती की जो लागत है वो अपने आप बढ़ जाती है। समझ गया। मतलब पेट्रोल डीजल का असर तो हमें पंप पर दिख जाता है, लेकिन एक और खतरा है जो शायद इतना साफ नजर नहीं आता। मेरा मतलब है फर्टिलाइजर यानी उर्वरक। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? अगर रासायनिक खाद आयात करने में हमारा खजाना खाली हो रहा है, तो हम रातों रात पूरी तरह प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग की तरफ क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? विदेशी आयात का झंझट ही खत्म हो जाएगा। अरे नहीं, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। श्रीलंका ने ठीक यही गलती की थी। अच्छा, वहां क्या हुआ था? उन्होंने अचानक से प्राकृतिक खेती अपना ली और उसका नतीजा ये हुआ कि वहां भयंकर खाद्य संकट आ गया। मतलब पैदावार एकदम से गिर गई और पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा गई। कृषि में इतने बड़े बदलाव ना रातों रात नहीं किए जा सकते। मतलब धीरे धीरे करना होगा। हाँ, और भारत में यूरिया का जो उत्पादन है वो मुख्य रूप से आयातित LNG गैस पर निर्भर है। समझने वाली बात ये है कि गैस सिर्फ फैक्ट्रियों को चलाने का ईंधन नहीं है, बल्कि ये अमोनिया और यूरिया बनाने का मुख्य रासायनिक कच्चा माल है। फीडस्टॉक कहते हैं इसे। ओह, तो गैस ही कच्चा माल है। बिल्कुल। और ये गैस हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते आती है। वहां तनाव की वजह से उत्पादन बाधित होने से कीमतें अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई हैं। आपको पता है, ये एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा है कि सरकार 20,000 रुपए की लागत वाली खाद की बोरी मात्र 5,000 रुपए में दे रही है। क्या बात कर रहे हैं? 20,000 की बोरी सिर्फ 5,000 में? हाँ, तो सोचिए ये खजाने पर कितना बड़ा और छुपा हुआ सब्सिडी का बोझ है। और यहीं से तो शायद असली दुष्चक्र शुरू होता है। मतलब तेल और खाद का ये भारी भरकम बिल हम अपने रुपयों में तो चुका नहीं सकते। इसके लिए हमें डॉलर ही चाहिए होगा। सही कहा आपने। जिसका सीधा असर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज पर पड़ता है, राइट? बिल्कुल। हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार कभी $700 बिलियन के पार था ना, वो गिरकर $688 बिलियन से भी नीचे आ गया है। हाल ही में जो सोने की खरीद कम करने की अपील हुई थी, उसका लॉजिक भी यही है। अच्छा, मतलब सोना खरीदना कम करने को इसलिए कहा गया था? हाँ, क्योंकि सोना एक गैर जरूरी आयात है। अगर सोने का आयात कम किया जाए तो कच्चे तेल जैसी जीवन रक्षक या जो बहुत जरूरी चीजें हैं, उन्हें खरीदने के लिए वे बहुमूल्य डॉलर बचाए जा सकते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर एक संकट दूसरे संकट को जन्म दे रहा है। भू राजनीतिक तनाव से तेल और खाद महंगे हुए, उन्हें खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा खर्च हुई, जिससे हमारा रुपया कमजोर हुआ। और रुपया कमजोर होने का मतलब है कि आगे से जो भी आयात होगा वो और भी महंगा पड़ेगा। एकदम सही समझा आपने। और इसी दुष्चक्र से ना 1973 के तेल संकट जैसी स्थिति पैदा होने का डर रहता है, जिसे अर्थशास्त्र में स्टैगफ्लेशन कहते हैं।
स्टैगफ्लेशन ये क्या होता है? ये वो स्थिति है जहां आर्थिक विकास धीमा पड़ जाता है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती ही रहती है। किसी भी व्यवस्था के लिए इससे निपटना सबसे मुश्किल काम होता है। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। मतलब पश्चिम एशिया के किसी दूर दराज इलाके का तनाव सिर्फ तेल की कीमतें ही नहीं बढ़ाता, बल्कि करेंसी की कीमत गिराकर हर आयातित चीज को महंगा कर देता है। ये बात तो साफ कर देती है कि आज के दौर में एनर्जी सिक्योरिटी ही असल नेशनल सिक्योरिटी है। 100% की बात है। ऊर्जा और भोजन की सुरक्षा के बिना कोई भी देश सही मायने में सुरक्षित नहीं माना जा सकता। तो इस पूरी स्थिति के बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ग्रीन एनर्जी और एथेनॉल की तरफ बढ़ने की जो हमारी वर्तमान रफ्तार है, क्या वो इतनी तेज है कि भविष्य के इन भू राजनीतिक झटकों से हमारा बचाव हो सके, या फिर हमारी अर्थव्यवस्था हमेशा यूं ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों की बंधक बनी रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे गहराई से विचार करने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।